मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने सारे डिस्कस करे थे सॉल्वेंसी रेशियो के करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशियो दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो जिसमें हमने स्टडी करे थे। आज हम स्टडी करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो वो रेशियो होता है जो इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन फाइनेंसिंग द एसेट ऑफ द फर्म। डेब्ट हमें पता है डिबेंचर्स। इक्विटी में हमारे जितने भी शेयर होल्डर फंड्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये फेवर रेशियो मतलब जो आइडल रखा जाता है इसका 2:1 रखा जाता है। बाकी जो आपके बिजनेस का नेचर है और साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री रिस्क की इन्वॉल्व होती है कि कितना आपका बिजनेस रिस्क पे है या नहीं है। तो ये उसके अकॉर्डिंग जैसे आपके बिजनेस का नेचर है और साइज़ है उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मेनली फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड फॉर्मूला होता है। और जितने भी आपके डेब्ट्स हैं फर्म के और उसका रेशियो विद शेयर होल्डर फंड से, और ये आपका एक सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। अब हम एक बार देख लेते हैं फाइनली डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। डेब्ट इक्विटी रेशियो डेब्ट अपॉन इक्विटी, इसमें हमारे लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज़ मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। इक्विटीज़ आती हैं जिनमें शेयर होल्डर फंड, इसमें क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या चीज़ें, और शेयर इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएंगे। जैसे कि आपके इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, ये आपके इक्विटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये आपके लॉन्ग डेब्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। कभी कभी क्या होता है नॉन करंट एसेट्स भी जितनी होती हैं, एक दूसरा फॉर्मूला और चीज़ देखी जाती है हमारी इक्विटीज़ में। कभी कभी नॉन करंट एसेट्स होती हैं जैसे टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये सब चीज़ें भी हमारी जितने भी हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं वो सब भी इंक्लूड करके, प्लस वर्किंग कैपिटल जिसमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं। हम माइनस कर देते हैं लॉन्ग करंट लायबिलिटीज़ को, जो मतलब हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, इन सबको हम माइनस कर देते हैं। और वर्किंग कैपिटल का भी हमें फार्मूला पता है। कभी कभी ये फार्मूला भी इक्विटीज़ में लग जाता है अगर हमें इक्विटी डायरेक्ट नहीं दे रखी होती है। अगर हमें प्रेफरेंस शेयर या रिजर्व एंड सरप्लस या इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो हम नॉन करंट एसेट से और नॉन करंट लायबिलिटीज से एंड वर्किंग कैपिटल से भी काम चला सकते हैं। जो हमारी नॉन करंट एसेट्स है उसमें हमारी ये सब चीज़ें आएंगी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ये सब चीज़ें आएंगी। उसमें वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन ऐड करेंगे एंड माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ सो आप क्लियर हो गया ये फॉर्मूला? आई थिंक आपको जो भी हमारी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं वो सब हम एक हमारी लॉन्ग करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है। जितने भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं प्लस कर देंगे उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर करने के लिए याद करना पड़ेगा, सो आपको याद हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन आराम से होना शुरू हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं आगे। आज हम 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने आपके इसमें बच रहे हैं वो आप लोगों का होमवर्क होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टोटल एसेट्स आपकी 2,60,000, टोटल डेब्ट्स आपके इतने दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी आपकी 20,000, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो टोटल डेब्ट्स आपको दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखी है तो लॉन्ग टर्म आपके डेब्ट्स निकल जाएंगे। टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला लगाया आपने, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकल गए। इक्विटी में आपका टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो आपकी टोटल एसेट्स कितनी है? 2,60,000 और टोटल लायबिलिटीज़ आपकी कितनी है जो आपके टोटल डेब्ट्स हैं?
क्योंकि इक्विटी लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला यही होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सो आपके 80,000 आ गए। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी, और लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे कितने आए थे 1,60,000 एंड लॉन्ग टर्म इक्विटी कितनी है 80। इसका रेशियो निकाल दिया 2:1। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 35। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फिर 5 क्वेश्चन ऑन लेफ्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10,000 के हमारे इक्विटी शेयर इश्यू हुए, 10 ईच में वो फुली पेड अप है, तो मीन्स 10,000 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख। अब 5,000 के हमारे 9% प्रेफरेंशियल्स हुए, 10 ईच फुली पेड, तो 5,000 के 10 से हमारे 50,000। जनरल रिजर्व्स हमारे 45,000 के हुए, एंड सरप्लस बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 20,000 का। 10% डिबेंचर्स हमारे 75 के, एंड करंट लायबिलिटीज़ हमारी 50 के। सो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे इक्वल टू डिबेंचर्स हो जाएंगे, जो हमारे कितने हैं 75,000 के। अब शेयर होल्डर फंड्स की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड्स में आपके क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएंगे, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। तो इक्विटी शेयर हमने कैलकुलेट करे थे 1 लाख के थे, प्रेफरेंस शेयर हमारे 50 के थे, एंड जनरल रिजर्व 45 के थे, एंड सरप्लस हमारा 20 का था। तो हमारे शेयर होल्डर फंड बन गए। फॉर्मूला लगाया लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिबेंचर 75 के थे, एंड शेयर होल्डर फंड हमारे 2 लाख, तो हमारा आंसर आ गया 0.35:1। ओके, आइडल होता है 2:1। करंट रेशियो का भी आइडल 2:1 होता है, लिक्विड रेशियो का भी आइडल क्या होता है 1:1 होता है, एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो का भी आइडल क्या होता है 2:1 होता है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 2, स्टेट गिव रीजन वेदर द रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और हैव नो चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मेनली क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं बोल्ड में, बट कभी कभी समटाइम्स ये डाल देते हैं क्वेश्चन, तो इसमें भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इजी होते हैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अदरवाइज़ जितने मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा कहीं और से मिलेगा नहीं आपको ऐसे टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अदरवाइज़ मोस्टली डायरेक्ट ही आते हैं, उस पर फोकस करिए। कोई परेशान होने की इन क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है, जितना मैं करवा रही हूँ उससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो वो भी आपको मिल सकते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में। अब आता है व्हेन द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 2, स्टेट द गिव रीज़न वेदर द रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। तो रेशियो 2 रहना चाहिए, मतलब 2:1। तो वो कैसे रहेगा, जब या तो आप डेब्ट आपके 2 लाख होंगे और इक्विटी आपकी 1 लाख होगी। हम ये लेट करेंगे वैल्यू। अब आपकी फर्स्ट सिचुएशन आती है जब आपने सेल कर दी लैंड, आपने एक अपनी ज़मीन बेच दी, ठीक है, और बुक वैल्यू जिसकी 4 लाख थी, और आपको कितने रुपए मिले हैं 5 लाख, मतलब 1 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है। दूसरी सिचुएशन में क्या है, इशू करे आपने इक्विटी शेयर्स, क्यों, क्योंकि आपको खरीदनी है प्लांट एंड मशीनरी जो 10 लाख की है। और फिर थर्ड सिचुएशन क्या है, इशू करे आपने प्रेफरेंस शेयर जो रिडेम्पशन पे है 30% डिबेंचर्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 लाख। अब मैंने जो बताया था पीछे कि आपने 2:1 बनाना है, तो मीन्स आपने तो 2 लाख की आपने लेनी है, क्योंकि आपकी जो डिजिट्स आ रही हैं वो 10 लाख की, तो जो सब में कॉमन हो तो हमें वैसे टाइप का लेट करनी होती है वैल्यू। तो लेट करी हमने लॉन्ग टर्म लोन्स 20 लाख के, शेयर होल्डर फंड्स हमने लेट करे 10 लाख के। अब फर्स्ट सिचुएशन थी हमारी सेल ऑफ लैंड। सो सेल ऑफ लैंड में हमने 4 लाख और 5 लाख हमने देखा। इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो जब हम लगाएंगे तो हमें पता है जब हमारी 5 लाख आ रही है इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ सेल करने में लैंड। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमारा इक्विटी का पार्ट हो जाता है, तो जो हमारी इक्विटी थी 10 लाख उसमें हमने 1 लाख ऐड कर दिया तो 11 लाख। डेब्ट इक्विटी रेशियो में हमने फॉर्मूला लगाया, जो हमने लेट करी थी वैल्यू, डेब्ट हमारे थे 20 लाख के एंड इक्विटी हमारी 10 लाख की थी, 1 लाख का भी प्रॉफिट हुआ था, तो ये 4 लाख और बुक वैल्यू हमारी 4 लाख थी और देन वैल्यू हमारी 5 लाख आ रही थी।
1 लाख का प्रॉफिट था, तो हमने वो ऐड करके हमारी आ गया 1.81:1। इट मीन्स क्या है, हमारा आइडल कितना होना चाहिए, 2:1। मतलब क्या है, ये कंडीशन डिक्रीज़ को शो कर रही है। किस चीज़ को शो कर रही है, डिक्रीज़ को। अब रीज़न की बात कर लेते हैं। दिस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड तो इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आइडल रेशियो हमारा 2:1 होता है, उससे हमारा रेशियो कम आ रहा है, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर फंड्स तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट हुआ है सेल करने में लैंड। अब आती है सेकंड सिचुएशन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखा हमने ओवरऑल सिचुएशन हमारी डिक्रीज़ किए था। अब इशू ऑफ तो ये वाली सिचुएशन पहले हम प्रूफ कर लें, फिर हम देखते हैं कैसे हो रही है। जब हमने इक्विटी शेयर इशू करे परचेज करने में लैंड एंड मशीनरी 10 लाख रुपीज़ के, मीन्स हमारा परचेज करे इक्विटी शेयर, मीन्स हमारे परचेज जब हमने इशू करे तो हमारे इक्विटी शेयर्स तो बढ़ेंगे, कितने से बढ़ेंगे, 10 लाख से। हमने जो डिबेंचर्स सेलेक्ट करे थे 20 लाख के, और 10 लाख के हमारे इक्विटीज़ बढ़ गए। हमारा रेशियो कितना आ गया, 1:1। 1:1 आ गया, 2:1 से कम है। इट मीन्स कैसी सिचुएशन है, डिक्रीज़ की। ये आप फिर रीज़न देते हैं। रीज़न देना नहीं देना इतना भी आप करके दिखा देंगे डायरेक्ट, तो आपको उसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप रीज़न दे दीजिए, अच्छा है। कभी कभी बोर्ड इसके लिए मांग लेता है कि 5 आधा नंबर, अदरवाइज़ कभी कभी नहीं मांगे जाते हैं, इसलिए रीज़न के लिए आप इतना परेशान मत होइए। इतना क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिर्फ आपको रेशियो पता है 2:1, तो आपको इतना आप अपने माइंड में थिंक कर सकते हैं 2:1 कब आएगा, जब ऊपर 20,000 होगा, नीचे 10,000 होगा। अब आपके क्वेश्चन की सिचुएशन डिपेंड करती है। अगर 2 लाख का सिचुएशन क्वेश्चन है तो 2 लाख लेट कर लीजिए, एंड नीचे 1 लाख लेट कर लीजिए। अगर आपका सिचुएशन 20 लाख पे जा रहा है, 10 लाख पे जा रहा है, तो ऊपर 20 लाख कर लीजिए, नीचे 10 लाख। ये आपको वैल्यू इमेजनरी आपको अपने माइंड में सेट करके लेट करनी पड़ेगी क्वेश्चन देख के। बाकी मैं जितने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आते इसमें से ही हैं। ये ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ हो गया, अमाउंट किसका अमाउंट इंक्रीज़ करेगी, शेयर होल्डर फंड का। कितने से, 10 लाख रुपीज़ से, क्योंकि इक्विटी शेयर्स और लॉन्ग टर्म लोन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसमें 1 0 लगा हुआ नहीं है, वो लग जाएगा। बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी ये ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ होगा अमाउंट शेयर होल्डर फंड का 10 लाख रुपीज़ से, तो मतलब इक्विटी शेयर्स एंड कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म लोन पे। इक्विटी शेयर्स तो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, अफेक्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्या आपके शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ हो जाएंगे 10 लाख रुपीज़ से इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, और कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म लोन पे। अब आती है आपकी थर्ड सिचुएशन, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ 30% डिबेंचर्स वर्थ ₹10 लाख। तो आपने मतलब जब आपने ट्रांजैक्शन डिक्रीज़, आपके लॉन्ग टर्म लोन भी होंगे और रिडेम्पशन हो रहा है डिबेंचर्स, तो आपके पता है रिडेम्पशन मतलब होता है, इशू मतलब होता है इंक्रीज़ होना, रिडेम्पशन मतलब होता है कम होना। तो डिबेंचर तो डिक्रीज़ होंगे ही होंगे। इंक्रीज़ क्या होंगे, आपके शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ होंगे सेम अमाउंट से इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नीचे डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात कर लेते हैं, तो वही चीज़ हुई, आपके डिबेंचर्स डिक्रीज़ हो गए एंड इक्विटी शेयर इशू हो गए। देन आपका रेशियो 5 मतलब 2:1 से कम आ रहा है, मीन्स डिक्रीज़ की कंडीशन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो आपकी करंट एसेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख के जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ है।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी 1 लाख के, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख के, लॉन्ग टर्म रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखे हैं। चलो इसका एक नोट दूंगी मैं आपको नीचे। लॉन्ग टर्म लोन आपके IDBI के 9% के 30 लाख के हैं, इस पर डेप्ट राइट ऑफ हो रहा है। कैलकुलेट करनी है आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, मतलब 2 सिचुएशन में आपको क्वेश्चन करके दिखाना होगा जिसमें आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में फाइनेंशियल पोजीशन में अपने बिजनेस को दिखाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की, जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाएगा बिजनेस के। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी। नीचे मैंने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया फॉर्मूला एक बार और। आपके डेब्ट कितने हैं, लोन फ्रॉम IDBI से आपने ले रखा है 9% का, ठीक है, 30 लाख का। अब इक्विटीज़ में आपके क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाएंगी, इक्विटीज़ में आपके शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऐड कर देंगे। अब हमारे डेप्ट निकालने के बाद 30 लाख के हमने डेप्ट निकाले, ये नहीं है इसका 9% करने लग जाए हम 30 लाख का 9% नहीं करेंगे। ये हमारे डिबेंचर्स ऐसा लिखे हुए होते हैं 9% डिबेंचर, जब हमें तब हमें करने को ना गए स्पेशल नोट में हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 30 लाख की। डेप्स में डिबेंचर्स हमारे 30 लाख के हो गए, इक्विटीज़ हमारी 24 लाख की आ गई। इनका डिवाइडेशन करेंगे, इनका डिवाइडेशन करके हमारा 1.25 रेशियो बना गया, मीन्स 2:1 से कम है। लेकिन हमें इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज की सिचुएशन इशू करनी है, सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म दिखाना था। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म के। शॉर्ट टर्म में क्या आते हैं, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो की बात करें तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्म होता है। करंट एसेट आपकी कितनी मानी गई थी, क्वेश्चन देखें, 5 लाख की, एंड करंट लायबिलिटी 15 लाख की। सो करंट एसेट हमारी 5 लाख एंड 15 लाख की ऊपर थी। करंट एसेट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में, एंड करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखी हैं आपकी। फिर आपके 1 लाख के आपके इन्वेस्टमेंट कंपनी के फिक्स एसेट दे रखी हैं, रिजर्व एंड कर्सर पर भी आपकी फिक्स एसेट हो गई 4 लाख की। अब करंट रेशियो आपका इंडिकेट कर क्या करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को, जिसमें आपकी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ कंपेयर की जाएंगी। करंट एसेट आपकी 12 लाख एंड करंट लायबिलिटीज़ आपकी 8 लाख। ये आई थिंक इधर थोड़ा रॉन्ग लिख दिया गया है। आपकी जो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ है वो आप देखेंगे, उसका करंट रेशियो निकालेंगे। देन इन द अबव क्वेश्चन में हम देखते हैं जो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हैं वो हमारे कंप्यूट नहीं करे गए हैं इक्विटी में, क्योंकि जब हमें रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा है तो हम रिजर्व एंड सरप्लस ले रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस ही लेना होता है तो हम प्रीमियम्स को नहीं देखते हैं। जब हमारा रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो हम प्रीमियम को इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और ये ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ जो आपकी दे रखी हैं वही आएंगी और उसके अकॉर्डिंग ही रेशियो कैलकुलेट होगा। अब आता है 40 क्वेश्चन, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। करंट एसेट आपकी 8,40,000 की है एंड करंट लायबिलिटी 1,40,000 की। फिक्स एसेट भी आप इसे कह सकते हो, एक्यूमुलेट डेब्ट भी इसे कह सकते हो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14 की है और लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस 56 के हैं। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। डेब्ट होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आपके जो आपके डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्ट, वो वाला पार्ट आ जाएगा 1,40,000। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपके
जितने भी आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गए, ये सब ऐड हो जाएंगे। एंड ये फिक्स एसेट, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बन जाएंगे। एंड देन इक्विटी की बात करें तो टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट, टोटल एसेट्स आपकी कितनी है 8,40,000 की, टोटल डेब्ट्स आपके कितने हैं जो आपके करंट लायबिलिटीज़ है 1,40,000, 1,40,000 में आपने क्या प्लस करा 14,000, 50,000 एंड 3,50,000। सिंपल फॉर्मूला लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग हमें बनाने पड़ेंगे। अब इक्विटी की टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, तो हमारी टोटल एसेट्स जितनी हमारी करंट एसेट्स हैं उसमें हम करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। एंड देन जितने हमारी बात की कंडीशन है जैसे 14,000, 56,000 एंड देन हमने बनाया 3,50,000, 3,50,000 हमारे जो हमारे 4,20,000 है। और बाकी हम इसमें जितनी हमारी टोटल एसेट्स हैं ये हमने सिचुएशन क्वेश्चन करके दिखा रखा है नीचे। टोटल एसेट्स हमारी बनेंगी सबसे पहले जितने भी 8,40,000 है उसमें हम 1,40,000 माइनस करेंगे और प्लस 14 ऐड करेंगे, प्लस 56 करेंगे, प्लस 3,50,000 करेंगे और माइनस क्या करेंगे टोटल डेब्ट्स निकालने के लिए 4,20,000 माइनस 1,40,000 माइनस 2,80,000, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 2,80,000। फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, डेब्ट अपॉन इक्विटी। पूरा सिचुएशन में मैंने करके नहीं दिखाया है क्वेश्चन, आप अपने आप को ट्राई करिए। अदरवाइज़ अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको डिटेल में 40 की क्वेरी सेशन के टाइम नेक्स्ट क्लास में वीडियो भेज दूँगी। अगर 40 में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, ये एक हिंट टाइप से मैंने आपको बना दिया है ये क्वेश्चन। एंड अब आती है 41 क्वेश्चन की बात। 41 में डेब्ट इक्विटी रेशियो है जो आपको कॉमन रेशियो कंपनी ने 0.5 रेशियो 1 पे रखा है। इट मीन्स अगर 0.5 रेशियो 1 से अच्छा आ रहा होगा तो आपकी इंक्रीज़ हो रही है कंडीशन, कम डिक्रीज़ अगर ये नो चेंज। पहली कंडीशन आती है इशू करेंगे इक्विटी शेयर, दूसरी आती है कैश रिसीव करा डेटर से, रिडम्पशन हुआ डिबेंचर्स पे, परचेज हुए गुड्स ऑन क्रेडिट पे। डेब्ट इक्विटी रेशियो आपके 5:1 हो गए। लॉन्ग टर्म लोन आपने लेट क्या कर लिए 5 लाख, शेयर होल्डर फंड्स 10 लाख के, तभी तो आपका 0.1 आएगा जब ऊपर आप 5 लाख रखोगे नीचे 10 लाख रखोगे। अब आपकी कंडीशन आती है इशू करना है इक्विटी शेयर्स, तो इशू करना है जब इक्विटी शेयर्स आपको, तो इट मीन्स क्या हो गया शेयर होल्डर फर्म इशू करना है तो कोई चेंज नहीं आएगा लॉन्ग टर्म लोन में। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जब इशू करना है इक्विटी शेयर्स तो आपके इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे। शेयर होल्डर फंड्स आपने 10 लाख के माने थे, अब इशू करना है इक्विटी शेयर्स तो आप उसे 5 लाख से इशू करेंगे तो आपके वो 15 लाख के हो जाएंगे। 5 लाख के थे आपके इशू इक्विटी शेयर्स, आप इसे 10 लाख से इशू करेंगे, लेट आपकी वैल्यू 10 लाख की करेंगे तो आपके 15 लाख हो जाएंगे। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो की तो डेब्ट आपने लेट करता 5 लाख एंड देन 15 लाख आपके होगा इशू इक्विटी शेयर, क्योंकि कुछ दे तो रखा नहीं है क्वेश्चन में तो आपका इमेजिनरी आपको
अपने माइंड में सेट करने पड़ेंगे कि आप इशू कर रहे हो इक्विटी शेयर्स, कितने रुपए से आप इशू करोगे इक्विटी शेयर्स, 5 लाख रुपीज़ से इशू करोगे, क्योंकि 10 लाख के आपके इक्विटी शेयर्स आपने वैसे ही लेट कर रखे हैं, तो 10 लाख से तो इशू कर नहीं सकते, इसका 50% कर सकते हो, हाँ 5 लाख से इशू कर सकते हो। उसके बाद आपकी कंडीशन क्या आएगी, 33:1 आ जाएगा। मीन्स एक तरीके से देखा जाए उधर 0.55:1 है ना, फिर 5 है या 0 लगा दें तो 50 है, तो इधर 33 है। मीन्स आपकी कंडीशन किसे शो कर रहा है, डिक्रीज़ को शो कर रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, अब जब आपने कैश रिसीव करा है डेप्टर्स से, जब कैश रिसीव करोगे डेटर से तो इंक्रीज़ होगी आपकी करंट एसेट। आपने डेटर से पैसा लिया तो आपके करंट एसेट्स तो बढ़ेंगी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और डिक्रीज़ हो जाएंगे अदर एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स। ये कोई इफेक्ट नहीं होगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस पे, कोई इफेक्ट नहीं होने का। चाहो इसका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एक एग्जांपल लाइव कर लेना, अदरवाइज मैंने इसका रीज़न दे ही दिया है। कोई ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट रीज़न भी आप दे सकते हो आपको, क्योंकि पता है डेटर्स से आपका, अगर आपकी कंपनी में डेटर्स आएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट एसेट्स ही आपकी बढ़ती हैं इससे, दूसरी करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कंडीशंस नो चेंज की क्रिएट होंगी, क्योंकि आपका जो रेशियो 50:1 है वो ही आएगा, क्योंकि आपकी सिर्फ कैश रिसीव हुआ है डेटर से, इट में इन द फॉर्म ऑफ कैश में, और डिक्रीज़ हुई हैं अदर करंट एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स में। तो ये ट्रांजैक्शन कोई इफेक्ट नहीं डालेगी आपके लॉन्ग टर्म लोन पे एंड शेयर होल्डर फंड्स पे। जब भी आप कैश रिसीव करते हो डेटर से कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि डेप्ट्स में भी आपके कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं इससे, और इक्विटीज़ में भी आपके कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कैश ज़रूर आएगा लेकिन अदर करंट एसेट भी तो लेस हो जाएंगे। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, जो हम माइनस करते हैं जितने भी हमारी टोटल एसेट्स होती हैं, तो हमारी सिचुएशन तो वही आ जाएगी, इसलिए हम नो चेंज रखेंगे इसमें। थर्ड है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करें तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हमारे क्या होगा, रिडीम कम होंगी, लॉन्ग टर्म लोन्स रिडक्शन हो जाएंगी डेटर्स में, और कोई चेंज नहीं होगा शेयर होल्डर फंड्स में। अब आपके लॉन्ग टर्म लोन आपने 5 लाख के करे थे, तो रिडेम्पशन जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया कि आपने रिडेम्पशन करे हैं डिबेंचर 2 लाख के, तो लॉन्ग टर्म लोन्स आपके 3 लाख के आ गए। फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर डिबेंचर्स अगर आप देखोगे तो डेब्ट्स आपके कितने के हो गए, 5 लाख के थे, अब 2 लाख आपने रिडीम कर दिए, तो क्योंकि इसे कम लेना होता है तो 2 लाख के आपने रिडीम कर दिए, 1 लाख के भी आप रिडीम कर देते तो आपकी वैल्यू मतलब 4 लाख हो जाती है। फिर आप वो लेट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपका इससे कम ही लेने होते हैं, जो आपकी डिजिट है उससे कम वैल्यू आपको लेट करनी होती है। तो आपके 3 लाख, क्योंकि जो आपने मेन आपने लेट कराया है वैल्यू 5 लाख जैसे आपने लेट करी थी मेन डिबेंचर की वैल्यू, अब उससे आपको कम करनी है, तो आप 2.5 लाख भी कर सकते हो, 1 लाख भी कर सकते हो। तो कंडीशन यही आनी है कि आपको कम ही मिलेगी वैल्यू जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे एंड में। सो आपकी ये क्या कंडीशन को शो करती है, डिक्रीज़ को करती है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब आपकी कंडीशन डेप्टर्स की होती है, जब आपने डेप्टर्स का कैश रिसीव करा है तो कोई चेंज की कंडीशन नहीं होती। जब आपने इशू करें इक्विटी शेयर्स तो कंडीशन डिक्रीज़ क्या आती है, रिडेम्पशन करने पर डिक्रीज़ क्या आती है। अगर ये आपको डायरेक्टली चीज़ें याद हो जाती हैं, बस ये डायरेक्टली चीज़ आपको याद हो जाए कि आपने जब इशू करें इक्विटी शेयर्स या इशू रिडेम्पशन डिबेंचर्स हुए तो ये कंडीशन हमारी डिक्रीज़ की होती है। एंड जब हमने कैश रिसीव करा फ्रॉम डेटर से तो ये कंडीशन हमारी नो चेंज की होती है। अगर ये चीज़ें भी याद होती हैं आपके माइंड में, ये याद करने के लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन टाइप का होता है, थ्योरिकल न्यूमेरिकल टाइप में थ्योरिकल क्वेश्चन होता है लर्निंग में। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है, अपने माइंड में याद है, तो आप आराम से इसकी सिचुएशन रख लेते हो, कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है उसमें हमें ये कंडीशन शो करनी है। अब आती है परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट। अब जब आपने परचेज़ करा गुड क्रेडिट पे, तो ना ही लॉन्ग टर्म लोन और ना ही शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर फंड्स अफेक्टेड नहीं होंगे।
क्योंकि जब हमने परचेज़ करा तो कोई चेंज नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म लोन में एंड शेयर होल्डर फंड में। ऐसे जब डेटर्स का पैसा आया था तो भी कोई चेंजेस नहीं थे। जब परचेज़ करे गुड्स क्रेडिट पे तो भी कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि क्रेडिट पे जब गुड खरीदे तो लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ेगी, लेकिन कैश आपका जाएगा तो चीज़ें इक्वल ही आ जाएंगी, तो कोई चेंज नहीं होंगे। ये वाली कंडीशन होगी। अब इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एज्यूम डेट डेट इक्विटी रेशियो 2:1, स्टेट द रीज़न, इंक्रीज डिक्रीज और नॉट अफेक्ट। मतलब आपको पूरा इमेजिनरी क्वेश्चन इमेजिन करना है, अपने माइंड में सारी वैल्यू लेट करनी है। अब लेट करा आपने डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का, क्योंकि 2:1 लाना है आपको रेशियो। फर्स्ट कंडीशन आपने इशू करे न्यू, आप ऊपर वाली सिचुएशन भी ले सकते हो, क्योंकि एक इंक्रीज़ की कंडीशन दिखानी है, डिक्रीज़ की दिखानी है, नो चेंज। तो नो चेंज में आप ऊपर वाला भी एक एग्जांपल ले सकते हो, आपको माइंड में है ना। तो ये माइंड का क्वेश्चन है। नो चेंज में आप ऊपर वाला एक एग्जांपल ले लो, कि जैसे कि आपका इसमें भी परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट पे करा था तो कोई चेंजेस नहीं थे। डिक्रीज़ वाले में आप कोई सी सिचुएशन इतनी सारी डिक्रीज़ की हुई हैं वो भी ले सकते हो। इंक्रीज़ वाले में एक क्वेश्चन देख लेते हैं इंक्रीज़ का क्या। डेप्ट जब आपने इशू करें न्यू शेयर्स फॉर कैश में, जब आपने इशू करें न्यू शेयर्स कैश में तो आपके पास 2 लाख। अब आपके पास इशू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी के डेप्ट तो आपके कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इक्विटी शेयर्स आपके 50,000 के हैं, तो ये आपकी कंडीशन किस चीज़ को शो करेगी, डिक्रीज़ को। तो एक तो डिक्रीज़ का प्रूव हो गया। डिक्रीज़ का आप ऊपर से भी ले सकते हो, यहाँ से नहीं लेना चाह रहे तो ऊपर वाले से एग्जाम्पल से ले लो। फिर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स की बात करें इनटू इक्विटी शेयर्स, आपने इक्विटी शेयर्स को कन्वर्स कर दिया, तो ये भी आपकी कंडीशन डिक्रीज़ को शो कर रही है। अब सेल कर रही है आपने फिक्स एसेट एट प्रॉफिट पे, फिक्स एसेट आपने लिए एक प्रॉफिट पे, तो आपने फिक्स एसेट मतलब सेल करी अपनी, तो इट मीन्स आपके पास पैसा आया, प्रॉफिट हुआ, तो ये सब चीज़ें भी आपकी डिक्रीज़ को शो करेंगी। अब परचेज़ करी आपने फिक्स एसेट, परचेज़ करी तो मीन्स आपके पास से पैसा गया, आपने पैसा दिया, मीन्स आपके डिबेंचर्स बढ़े, क्योंकि कैश की बात की ही नहीं गई है कि आपने कैश में परचेज़ करी, कैसे करी, इसे हमने उसे क्रेडिट में माना और आपकी 2:1 से ज़्यादा आया, मीन्स आपकी परचेज़ करने में बढ़े, आपके पैसे इंक्रीज़ हुए। अब आते हैं पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। जब आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया अमाउंट 50,000 रुपीज़ का, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस इंक्रीज़ की कंडीशन मैंने आपको बताई। आपने कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हो, कोई भी चीज़ आप फिक्स एसेट में या लॉन्ग टर्म लोन में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपका इस कंडीशन में आपकी इंक्रीज़ होती है, और सेल करने की कंडीशन में आपकी हर वैल्यू डिक्रीज़ होती है। कोई भी चीज़ इशू करने में भी आपकी कोई भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, परचेज़ करने में आपकी कोई भी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, पेमेंट करने में कोई भी वैल्यू क्रेडिटर्स को कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सो आज की वीडियो आपकी यहीं कंप्लीट होती है। सिचुएशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस माइंड में डिस्टर्बेंस करते हैं, लेकिन आप इसमें एक बस इतना याद रखिए कि आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ ये सब चीज़ें माइंड में सेट कर लेनी है, कि जब आपके इशू हो रहे हैं शेयर्स तो आपकी क्या कंडीशन हो रही है। एक पेपर में लिख लीजिए साइड में एक जगह कि इन रेशियो में, मतलब जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ बस याद करके लिख लीजिए ये कंडीशन बेस्ड, तो आप उसकी इमेजिनरी वैल्यू अपने आप बना लोगे। अगर ये भी लिखे होगे पेपर में इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको फुल 50% मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये कंडीशंस आप याद कर लो, तो कंडीशंस में भी आपका बेनिफिट रहता है। बाकी आपकी सिचुएशन अगर आपको और अच्छे से हो जाती है प्रैक्टिस कर करके तो और अच्छा है, बेनिफिट है। अदरवाइज़ ये सिचुएशन वाले क्वेश्चन आप पूरी तरह से मत छोड़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए। 1%, 2%, 5% के चांसेस हैं ये सिचुएशन बेस्ड वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वैसे तो आते डायरेक्ट बेस्ड हैं, लेकिन फिर भी 4% के लिए भी हम रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप ये सिचुएशंस याद कर लीजिए, तो इससे ये वाले क्वेश्चंस आपको ईजिली हो जाएंगे। सो आज की वीडियो कंप्लीट होती है आपकी यहीं पे। क्वेरी सेशन के टाइम अगर कोई क्वेरी होती है उस क्वेश्चन को आप भेज दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट डेज की क्वेरी की वीडियोस बना कर आपको सेंड कर दूँगी। और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए अकाउंट्स की। आज आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब इसकी प्रैक्टिस आप एग्जाम्पल्स की भी करिए। एंड नेक्स्ट क्लास में
टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियोज़ मैं क्लियर करूँगी, और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए विद इलिस्ट्रेशंस अच्छे से ट्राई करिए। और ये वाले क्वेश्चंस आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर हो गए। सिचुएशन के लिए परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करनी है, मतलब कंडीशंस याद करनी है कि अगर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपकी कंडीशन में क्या है, आपके परचेज़ हो रही है, और डिक्रीज़ हो रहा है तो आपकी कंडीशन में क्या है, सेल हो रही है या इशू हो रहा है। और जब आपका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये सारी सिचुएशंस याद कर लीजिए, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। ये सिर्फ एंड में डिसाइड होता है बोर्ड का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन इतनी चीज़ें भी अगर आपको टर्म से याद हैं तो आपका अच्छे से क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए इतना आप ट्राई करिए, और जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बस उससे ही अपने माइंड में सेट करिए। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड में नहीं मिलने वाला है। बाकी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर्मूलेज याद रखिए, फॉर्मूले बेस्ड है ये चैप्टर। अब आपके 3 रेशियोज़ कवर हो गए हैं, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब आपका नेक्स्ट 4th रेशियो, टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। क्वेरी सेशन के टाइम कर लेते हैं, अपना वर्क कंप्लीट करिए।